हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली MCQs और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द लेमैन वे एंड वेलकम टू दिस कोर्स, जहाँ पे हम CSAT 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेजेस को ख़त्म कर दिया था एंड इन दिस लेक्चर वी वुड बी स्टार्टिंग विद प्रोग्रेशंस। तो हम आज सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। आज हम थ्योरी और क्वेश्चंस थोड़े देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस के ऊपर। एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, आई होप यू ऑल नो मी बाय नाउ। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ द कोड फॉर दिस न्यू मॉड्यूल। मैथमेटिक्स इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन डू थिंग्स विच यू कांट डू इन द रियल वर्ल्ड। आप कुछ भी हाइपोथेसिस ले सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से इमेजिनेशन ले सकते हो और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड टुडे इज़ द लेक्चर फॉर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। एंड इन दिस फुल मॉड्यूल विल बी डिफाइनिंग प्रोग्रेशंस होते क्या हैं, फिर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस देखेंगे, उसके बाद हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस को देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी के साथ। तो प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हम सीक्वेंस देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो, कभी कभार कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया प्राइम नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स लिख दिया है ना, 1 को हटा के 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे मैं लिखता जा रहा हूँ। तो ये जो पूरा एक इसको हम बोलते हैं पूरा एक सीक्वेंस मतलब ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब इसमें हर एक टर्म जो है हम आगे बता सकते हैं कि आगे का टर्म कौन सा होगा, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। ऐसे ही मान लो एक ऐसा सीक्वेंस है जैसे इवन नंबर्स हो गए, है ना। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे अगर ये चलता जाएगा तो आप आगे का टर्म बता सकते हो ना इसमें कि कौन सा होगा। 12 आएगा, 12 के बाद मैं पूछूंगा क्या आएगा तो आप बोलोगे 14 आएगा, है ना। बिकॉज यू नो दैट ऑल दीज नंबर्स, ये सारे जितने नंबर हैं वो क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, और ये इवन नंबर्स का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है कोई चीज़। ये इवन नंबर्स का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब ऐसे मैं ऑड नंबर्स का पैटर्न बना देता हूँ तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, और उसके बाद क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो इस टाइप से ऑड नंबर्स का पैटर्न आ जाएगा। वैसे ही सीक्वेंस जब एक पर्टिकुलर डिफरेंस पे बनता है, अब सीक्वेंस तो ऐसे भी बन सकता है ना, मान लो मैं 2 ला रहा हूँ, फिर 4 ला रहा हूँ, फिर 8 ला रहा हूँ, फिर 16 ला रहा हूँ। तो इसमें हर अगर टर्म से मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, है ना। तो हमने सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें हर टर्म में जब हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो ये होता है सीक्वेंस जब कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होता है एक सीरीज में, है ना। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मान लो एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा ही कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लो इवन नंबर्स का ही हम ले लेते हैं, इवन नंबर्स का ही हम सीक्वेंस ले लेते हैं। तो उसमें पहला टर्म है 2, है ना, 2 से स्टार्ट होते हैं इवन नंबर्स। दूसरा क्या है, 4 आएगा, दूसरा इवन नंबर। तीसरा क्या आएगा, 6 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 8 आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे करते करते ये चलता रहेगा, है ना। बट अब आप इस सीक्वेंस में ये देखो कि जो अगला टर्म है और जो इसके पहला टर्म है, मतलब ये दोनों टर्म के बीच में, इन दोनों टर्म के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। वही एक ये सीक्वेंस है ना। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है ना। 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, अगेन ये 2 डिफरेंस है। 6 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। फिर 8 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। और ये यही 2 डिफरेंस अगले टर्म में भी होगा, मतलब 10 और 12 के बीच में भी 2 डिफरेंस होगा, है ना। ऐसे ही 12 और इसके आगे वाला जो टर्म होगा 14, उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा, करेक्ट। तो इस पूरे प्रोग्रेशन में क्या, उस पूरे सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है और
जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, दो कंसेक्यूटिव मतलब ये पहला और ये दूसरा, तो ये जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है, फिर से बता देता हूँ। अब देखो ये तो हमने इवन नंबर्स का ले लिया, ठीक है। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मान लो 1 है, पहला टर्म मेरा सीक्वेंस का 1 है और दूसरा 4 है ना। फिर तीसरा लेट से टर्म है 7, करेक्ट। चौथा है 10, इसके बाद आता है 13। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न है कि 4 - 1 3 आ रहा है ना, 7 - 4 भी 3 आ रहा है, 10 - 7 भी 3 आ रहा है और 13 - 10 भी 3 आ रहा है। तो जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस एक कांस्टेंट होता है ना, एक कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट सेम रहता है ओवर द पीरियड, ओवर द सीक्वेंस, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि पहले दो टर्म्स के बीच में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 3 है, वही कांस्टेंट है, और ये सेम 3 डिफरेंस अगले दो टर्म्स के बीच में भी आएगा और वही सेम डिफरेंस अगले दो फिर टर्म्स के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को पहला टर्म पता है ना, मान लो मेरे को पहला टर्म पता है 1 और मेरे को ये पता है कि जो डिफरेंस है आगे का वो 3 है, तो मैं क्या सारे टर्म्स निकाल सकता हूँ आगे सीक्वेंस के, निकाल सकता हूँ। मैं 1 में 3 प्लस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, फिर मैं 4 में 3 प्लस कर दूंगा तो 7 आ जाएगा, फिर मैं 7 में 3 प्लस कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में 3 प्लस कर दूंगा तो 13 आ जाएगा। ऐसे करते 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 ये सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक मैं इसको एंड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जब कोई दो टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है, क्या बोलते हैं इसको हम, कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है ना, और वो कॉमन डिफरेंस आगे वाले दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में भी होता है और जितने भी कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं उन सब में वही एक कॉमन डिफरेंस होता है जो कि सेम रहता है पूरे सीक्वेंस में, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो टर्म्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये जो 1 4 7 10 13 इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टर्म्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स। उसके बाद एक होता है जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म का मतलब क्या है, देखो इसी प्रोग्रेशन की हम बात कर लेते हैं कि पहला टर्म था 1, ठीक है, दूसरा टर्म था क्या 4, तीसरा टर्म था 7, चौथा टर्म क्या था 10, और ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा ये एक nth टर्म तक, है ना, कोई nth टर्म तक ये चलता जाएगा, ठीक है। अब ये जो पहला टर्म होता है ना इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। ऐसे हमने अपना नोमेनक्लेचर बना दिया कि जो पहला टर्म है दैट इज कॉल्ड ए, फर्स्ट टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं वेरिएबल ए से, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, और इस केस में ए कितना होगा, इस केस में ए है 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, नॉट कॉल्ड मतलब ए से हम डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। क्यों है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी मैंने बताया क्यों है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3, इसके बाद 13 - 10 भी 3 आएगा, है ना। तो इसमें जो ये पहला टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए और द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए और द फर्स्ट टर्म, ध्यान से सुनना। और ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, 1 और 4 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये डिफरेंस क्या है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस तो है और ये कॉमन है बाकी सारे टर्म्स में, ठीक है, डिफरेंस है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये प्यारी बात इसमें आप ये देखो कि ये जो कॉमन डिफरेंस है, अगर आपको मान लो किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ तो हमने 4 - 1 3 कर दिया, अगर इसके आगे वाला टर्म क्या है 13, 13 - 10 भी तो 3 आएगा, इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता था 13 - 10, है ना, दैट इज इक्वल टू 3। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको पहला टर्म नहीं दिया होगा और लेट से दूसरा टर्म भी नहीं दिया होगा, आपको लेट से बीच सीक्वेंस के कोई दो टर्म्स दिए होंगे, ठीक है, तो वहां से आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो कॉमन है ना, हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में ये डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया।
तो ये पहले और इसके बीच में भी सेम रहेगा, इसके और इसके बीच में भी सेम रहेगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा ये, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हम नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, तो इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है किसी भी सीक्वेंस का? जनरल टर्म ये होता है कि जैसे मान लो n के फॉर्म में निकालना है, मतलब जैसे मान लो मैं n1 रखूं तो पहला टर्म आ जाए उस प्रोग्रेशन का, n2 रखूं तो सेकंड टर्म आ जाए प्रोग्रेशन का, n3 रखूं तो थर्ड टर्म आ जाए प्रोग्रेशन का। इस टाइप से अगर मैं कोई फॉर्मूला बना दूं, जिसमें n की जगह मैं बस 1 2 3 डालता जाऊं और मेरे फर्स्ट टर्म आ जाए, सेकंड टर्म आ जाए, थर्ड टर्म आ जाए, फोर्थ टर्म आ जाए, उसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, ठीक है। तो इस केस में जनरल टर्म क्या होगा, व्हाट इज अ जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं ए एन से। ए एन मतलब nth टर्म, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द nth टर्म एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे आया ये? मैं बता रहा हूँ कैसे आया। देखो, मान लो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लेते हैं, एकदम माइंड क्लियर करके सोचो। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं ले रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा a से, इसके बाद दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी, है ना। a प्लस डी होगा, क्यों होगा a प्लस डी? क्योंकि कॉमन डिफरेंस है ना d, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, तो सेकेंड टर्म ऑटोमेटिकली a प्लस डी होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, a प्लस डी मतलब a प्लस 2d आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो सेम, दैट इज ऑल्सो d, है ना। तो इसका आगे वाला टर्म क्या होगा, a प्लस 2d। ऐसे ही इसका आगे वाला टर्म क्या होगा, फिर से हम इसमें d ऐड कर देंगे, इसमें हम d ऐड कर देंगे, तो आगे वाला टर्म क्या होगा, a प्लस 3d हो जाएगा। फिर इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, फिर हम इसमें d ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। फिर हम इसमें d ऐड कर देंगे तो a प्लस 5d हो जाएगा, और ऐसे करते 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 nth टर्म तक ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू होगी, ठीक है। अब मैं आपको आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये है मेरा सेकंड टर्म, ये है मेरा थर्ड टर्म, और ये है मेरा फोर्थ टर्म, और ऐसे ही करते करते आएगा, ठीक है। अब ये सेकंड टर्म देखो, ये सेकंड टर्म क्या आ रहा है, व्हाट इज दिस सेकंड टर्म? सेकंड टर्म इज a प्लस डी, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, व्हाट इज द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, है ना। फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d। कुछ रिलेशन दिख रहा है इसके और इसके बीच में, कुछ रिलेशन दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 3 है ना। ऐसे ही तो दिख रहा है। यहाँ पे अगर 3 होगा तो यहाँ पे 3 माइनस 1 होगा जो कि 2 है, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे a किससे कम आ रहा है, दैट इज 4 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता a प्लस n माइनस 1d? क्या मैं ये नहीं बोल सकता? बोलोगे हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम ऐसे ही तो चल रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, a था, दैट इज a प्लस 1 माइनस 1, दैट इज 0 इंटू डी, दैट इज a। दूसरा टर्म क्या आया, a प्लस 1d। तीसरा टर्म क्या आया, a प्लस 2d, मतलब ये जो d का कोफिशिएंट है ये हमेशा इस टर्म का -1 है ना। समझ में आ रहा है? तो ये nth टर्म जो होगा, कोई भी जनरल टर्म को हम nth टर्म बोलते हैं, तो ये जो nth टर्म होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल टर्म जो होता है किसी भी एपी का, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं an से, एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज कॉल्ड d। यहाँ पे a है क्या, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस। अब आप देख लो, अब आप n की जगह 1 डालो तो यहाँ पहला टर्म आ जाएगा दैट इज a1, कितना आएगा 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0 दैट इज इक्वल टू a, तो पहला टर्म a हो गया। दूसरा टर्म कितना आएगा, यहाँ पे 2 डाल दो, 2 माइनस 1 1 होता है, a प्लस डी हो जाएगा। हमको पता भी है कि हम पहले टर्म में जब हम d ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा टर्म आएगा, है ना। फिर ऐसे ही तीसरा टर्म निकालो, तीसरे टर्म में यहाँ 3 रख दो, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो a प्लस 2d आ जाएगा, है ना। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि हम दूसरे वाले टर्म में जब हम d ऐड करेंगे तो हमारा तीसरा टर्म आएगा। वैसे ही चौथा टर्म कैसे आएगा, तीसरे टर्म में हम d ऐड कर देंगे तो हमारा चौथा टर्म आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के कंसेप्ट ये है
कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होते हैं, मतलब पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहले दूसरे के बीच में भी सेम कॉमन डिफरेंस होगा, तीसरे और दूसरे के बीच में भी सेम कॉमन डिफरेंस होगा, चौथे और तीसरे में भी सेम कॉमन डिफरेंस होगा, और यही कॉमन डिफरेंस आगे चलता रहता है। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने इसमें अभी क्या क्या देख लिया? हमने इसमें देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ए। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। और कोई भी जनरल टर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं ए एन, और ए एन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आर वी क्लियर ऑन दिस? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, है ना? इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके ये सब डिराइव करोगे, नहीं, ये थोड़ा जनरल टर्म आपको याद होना चाहिए कि जो nth टर्म होता है किसी भी एपी का, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करेक्ट, समझ में आ गया? अब ऐसे ही कुछ सीक्वेंस होते हैं जो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब कि कुछ टर्म्स बाद रुक जाते हैं, है ना? जैसे मान लो ये है 2 4 6, अब मैं मान लूँ कि ये सिर्फ मैं 100 तक ही ले रहा हूँ, तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस हो गया क्योंकि ये सिर्फ 100 तक ही है। और ऐसे ही मान लो अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये 100 तक नहीं, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। जो कभी भी खत्म नहीं होता है वो होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, जो एक बार खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हम क्या करते हैं? अब हम जनरल टर्म के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना? हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी और उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे तुरंत, ताकि वो रीइंफोर्स हो जाए। तो देखो यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। आपको बोला गया ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, ए एन इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन टू। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये बस एक जनरल टर्म है सीक्वेंस का। तो जैसे हमने यहाँ पे बात किया ना, जैसे हमने एपी के लिए जनरल टर्म निकाला, वैसे ही किसी भी सीक्वेंस के लिए आप जनरल टर्म भी निकाल सकते हो, है ना? तो कोई भी सीक्वेंस, जैसे हम आगे यही इसी सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये है, ये वाला सीक्वेंस है पहला, ए एन इज इक्वल टू एन, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू। ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब ये होता है कि ये जो सीक्वेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। इस सीक्वेंस के हमको 5 टर्म्स लिखने हैं पहले। तो कैसे लिखोगे? a1 निकालो, n की जगह आप 1 डाल दोगे, n की जगह 1 डालोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 3 इज इक्वल टू 3। ये 3 आ गया। फिर ऐसे ही इसी सीक्वेंस का सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। तो n की जगह हम 2 रख देंगे, तो यहाँ 2 रख दो, कितना आया? 2 प्लस 2 कितना आ गया? ये 2 प्लस 2 4 इंटू 2 8 आ गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड रख लो, 3 रख लो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 15 आ जाएगा, है ना? ऐसे ही 4 रख लो, n की जगह 4 रख लो, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 6, 6 4 सा 24 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7 5 से 35। तो ये सीक्वेंस क्या बन गया? ये सीक्वेंस ऐसे बन गया 3 8 15 24 35। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको समझ में आया क्या होता है? सीक्वेंस कोई ऐसा चीज होता है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। मतलब यहाँ पे हर एक टर्म जो है वो n इंटू एन प्लस टू फॉर्म का है ना? तो ये एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हर एक टर्म जो है वो n इंटू एन प्लस टू फॉर्म का है। करेक्ट, कोई पैटर्न आ रहा है, पैटर्न आ रहा है ना, ये हर एक नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस टू, है ना? हर एक नंबर को। ठीक है, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन जब हमने 1 डाला, फर्स्ट टर्म में जब हमने 1 डाला तो इस टाइप से 3 नंबर आ गया। ऐसे ही हम 2 डालेंगे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में तो 8 आ जाएगा, है ना? तो कोई भी जनरल टर्म जो है, कोई भी जनरल टर्म अगर आपको दिया है ना, जैसे n इंटू एन प्लस टू दिया था, इसमें आप 1 2 3 4 5 डालते रहोगे तो उस सीक्वेंस के पर्टिकुलर टर्म्स आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। जैसे ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन, इसको देख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन। तो ये भी एक सीक्वेंस है। अब इसमें हम पहला टर्म निकालते हैं। पहले टर्म में हम a1 रख देंगे, n की जगह हम 1 रख देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन दैट इज 2 हो जाएगा, है ना? वैसे ही a2 निकाल देते हैं, तो 2 अपॉन 2 प्लस वन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, है ना? वैसे ही हम a3 निकाल देते हैं। a3 कैसे निकालेंगे? 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस वन दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, 1/2 2/3 3/4, ये आ गया एक सीक्वेंस, है ना? तो सीक्वेंस में समझ में आया क्या होता है? सीक्वेंस वो होता है जिसमें हर एक टर्म कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहा होता है। यहाँ पे जैसे हर एक टर्म जो है
वो n/n+1 वाला सीक्वेंस, मतलब n×n+1 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। हर एक टर्म को हम n/n+1 में लिख सकते हैं सच दैट कि अगर हम 1 डालें तो पहला टर्म आ जाए, 2 डालें तो सेकंड टर्म आ जाए, 3 डालें तो थर्ड टर्म आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकियों के भी, जस्ट मिनट, ऐसे ही आपको बाकियों के लिए भी करना है। थर्ड के लिए आप करोगे, फोर्थ के लिए करोगे और फिफ्थ के लिए आप खुद से करोगे। शुरुआत के 5 टर्म आप लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हमने इसका जनरल टर्म देख लिया, हमने इसके टर्म्स देख लिए और क्या होता है ये भी हमने देख लिया। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि सम ऑफ एन एपी क्या होता है। तो देखो, अभी हमने सीक्वेंस की बात करी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जैसे आप यहाँ ए, पहला टर्म ए होता है ना, दूसरा टर्म उसमें एक कॉमन डिफरेंस हम प्लस कर देते हैं तो दूसरा टर्म आ जाता है, फिर दूसरे में हम कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं तो तीसरा टर्म आ जाता है, और ऐसे ही करते करते nth टर्म आता है a+n-1 इंटू डी, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका सम निकालना है। सम मतलब ये सारे टर्म्स को हमको प्लस करना है, a+a+d, है ना, a+a+d, उसके बाद a+2d, उसके बाद ऐसे करते करते सारे टर्म्स को a+n-1d करके हमको प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है, हमको प्लस करना है। समझ में आ रहा है। अब जब हम ये प्लस करेंगे, इसको हमको प्लस करके हमको एक फॉर्मूला निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले विल ट्राई टू डू इट। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका सम क्या आता है ना, और इसका मैं तरीका भी बता देता हूँ कि तरीका कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो सम ऑफ एपी होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, उसको हम लिखते हैं n/2 2a+ n-1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि जो सम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का, दैट इज इक्वल टू दिस। क्या होता है, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a+ n-1 इंटू डी, ये होता है। अब हम देखते हैं ये आता कैसे है। तो अगर हमको सम निकालना है किसी एपी का तो हम कैसे निकालेंगे, पहला टर्म लेंगे, उसको प्लस करेंगे दूसरे टर्म से, है ना, फिर उसको टर्म प्लस करेंगे तीसरे टर्म से। करेक्ट, ऐसे ही करते करते हम a+n-1 डी वाले टर्म को प्लस करेंगे। करेक्ट, यही तो होगा सम पूरा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी को ही उल्टा लिख देता हूँ तो भी तो सेम ही रहेगा ना, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये लिखूँ, चाहे मैं आखिरी से एंड तक लिखूँ तो भी तो सेम होगा। अब मैं क्या करूँगा, दूसरी जगह पे दूसरे इक्वेशन में मैं सेम चीज़ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, बट इसके करस्पॉन्डिंग में क्या लिख रहा हूँ, a+n-1d। ठीक है, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग में क्या लिखूंगा, इसके जो पहला टर्म आएगा दैट इज a+n-, इसके पहले कौन सा टर्म आएगा, a+2d, और 2 में 1 माइनस कर देंगे हम तो a(n-2d) आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही करते करते इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने आ जाएगा a। तो मतलब मैंने क्या किया, इस पूरी ये जो पूरी सीरीज थी इसको उठा के रिवर्स कर दिया, मतलब इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, बट सम वही है, सम तो वही रहेगा ना। अब चाहे आप 2 + 3 + 4 करो, है ना, चाहे आप 4 + 3 + 2 करो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना। आप बोलोगे सर ये क्या बेवकूफ़ी है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम अब इन दोनों इक्वेशन को करेंगे प्लस। ये वाली जो इक्वेशन है ये भी वही है और सेकंड भी वही है, बट हम इसको प्लस कर देंगे और आप देखोगे कि एक ब्यूटीफुल पैटर्न इमर्ज आ रहा है, पैटर्न बन के आ रहा है, वो हम देखेंगे क्या पैटर्न है। तो इसको प्लस करो तो ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, यहाँ पे s, यहाँ पे s, यहाँ पे 2s हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। ये आ जाएगा 2s, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू a+n-1d, दैट इज 2a+n-1d। यही आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो यही आएगा ना, इसको और इसको प्लस करोगे तो यही आएगा। फिर हम दूसरा प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं a+d + a+n-2d, इसको करो कितना आएगा, तो a+d प्लस a प्लस, अब ये जो n-2d है ना, इसको हम लिख देते हैं nd-2d, इसमें d मल्टीप्लाई कर देते हैं, nd-2d। ठीक है, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, ये आएगा 2a प्लस a और a आ जाएगा, है ना, 2a प्लस nd और d-2d क्या आ जाएगा, d-2d आ जाएगा -d, है ना। तो ये क्या आ गया, 2a + n-1d।
ये देखो ये भी वही आ रहा था, पहले जब दो टर्म को हमने प्लस किया तो भी वही आया, और जब दूसरे टर्म को प्लस किया, जब ये दूसरे वाले टर्म करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस किया तो भी यही आया। और ऐसे ही करते करते जितने भी टर्म्स हैं उन सबको जब आप प्लस करोगे तो यही आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, देखो 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n-1d, ठीक है, प्लस एक बार आ गया, फिर आ जाएगा 2a प्लस n-1d, और ऐसे करते 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 n टाइम्स तक यही आ जाएगा। ठीक है, nth टर्म की हम बात करें ना, मान लें कि n टर्म्स हैं, इसको ऐसे नहीं लिख देते, हम मान देते हैं n टर्म्स हैं, तो ये कितनी बार तक आ जाएगा? ये n बार तक आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब n बार हम प्लस करते हैं तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते n इंटू दैट स्टफ, n इंटू 2a प्लस n-1d, ऐसे लिख सकते हैं ना? ऐसे ही तो होता है। अगर मैं 2 को 3 बार प्लस कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगा 3 इंटू 2, है ना? 2 2 4 2 2 6 आया, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ऐसे ही 2 को अगर मैं 4 बार प्लस करूँगा तो मैं क्या लिखूंगा? 4 इंटू 2। तो वही हमने किया यहाँ पे, 2 की जगह 2a प्लस n-1d है और 4 बार की जगह n बार है ना? तो n इंटू 2a प्लस n-1d आ गया, कितना? 2sn। करेक्ट, sn कितना हो गया? sn हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया? ये क्या चीज़ है, समझ में आया? तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन एपी। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें n/2 इधर ही रखो और यहाँ 2a को पता है क्या लिखो? 2a को लिखो a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द जनरल टर्म, an हम यही बोलते थे, एंड दिस इज ऑल्सो द nth टर्म। मतलब हमने ये माना है कि ये जो पूरी सीरीज है इसमें n टर्म्स है, इसमें n टर्म्स, हमने यही माना है n टर्म्स है। तो an वाला जो टर्म है दैट इज इक्वल टू लास्ट टर्म, बेसिकली लास्ट टर्म ही तो होगा ये। अगर पूरी सीरीज में n टर्म्स हैं तो ये जो an वाला जो ये आएगा an दैट इज इक्वल टू लास्ट टर्म ही तो होगा ना, लास्ट आखिरी टर्म nth टर्म है ना? तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार n/2 a प्लस l, l इज द लास्ट टर्म। मतलब ये कि जो सम ऑफ AP है दैट इज इक्वल टू n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस टाइप से भी हम इसको डिनोट करते हैं। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया? समझ में आ गया? ये कॉपी में आप लिख लो, है ना? ये आप कॉपी में लिख लो, ठीक है? तो ये जनरल चीज़ बता रहा है ना, कि भाई जो दो टर्म्स होते हैं उसके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे 3 और 7 के बीच में 4 है तो 7 और 11 के बीच में भी 4 होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना? एंड दिस इज द सम ऑफ, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सम ऑफ एन एपी। तो हमने ऐसे किया और फिर इसको उल्टा कर दिया, दिख रहा है? ऐसे उल्टा कर दिया और फिर इसको प्लस कर दिया, है ना? यही हमने किया था अपने वाले में, और ऐसे ही आप बाकी सबके लिए भी करते हो, ठीक है? ऐसे ही आप बाकी सबके लिए भी करते हो। तो जैसे हम वहाँ पे हमने वो देखा था ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, हमने सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स देखा था ना, तो वो ऐसे ही आया था। समझ में आ रहा है? जो हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम देखा था, याद होगा ना? हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम देखा था कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, जब हम नंबर सिस्टम्स के लेक्चर पढ़ रहे थे। तो वो कहाँ से आया है? पहले नेचुरल नंबर्स जो हैं वो AP नहीं बनाते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, है ना? उसको हमने ये लिखा था। फिर हमने स्क्वायर्स का भी देखा था कि भाई स्क्वायर्स का क्या होता है, n इंटू 2n + 1 इंटू n + 1/6, है ना? ये देखा था। फिर हमने क्यूब्स का भी देखा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का क्या सम होता है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2 द होल स्क्वायर, है ना? ये सब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट? आगे हम बढ़ते हैं इसमें अब और कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। तो पहली जो चीज़ नोटिस करने वाली है दैट इज कि इफ़ अ कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। ठीक है, तो हर एक टर्म जो है, जैसे मैं बोल रहा था 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस टाइप से जितने भी टर्म्स होते हैं, इनमें अगर मैं कुछ सेम चीज़ का वो कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन, तो वो एपी ही रहती है। मान लो, इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं हर टर्म में 1 1 1 प्लस कर दे रहा हूँ। तो 2 में मैंने 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 4 में मैंने 1 प्लस किया तो 5 आ गया, 6 में मैंने 1 प्लस किया तो 7 आ गया,
8 में मैंने 1 प्लस किया तो 9 आ गया, इसमें +1 किया तो 11 आ गया। अब मेरे को बताओ कि क्या ये AP है कि नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल AP है। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट इज 2। तो दिस इज एन AP। और ये लॉजिकल सेंस भी दे रहा है ना, क्योंकि क्यों दे रहा है लॉजिकल सेंस? क्योंकि ये जो 2, 4, 6, 8 है, अब अगर हम भाई 2 में 1 प्लस करेंगे और अगर हम 4 में 1 प्लस करेंगे और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो हम चीज़ प्लस कर रहे हैं वो तो कट ही जाएगी ना, है ना, वो तो कट ही जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है, अगर ऐड करने में AP में है तो सब्ट्रैक्ट करने में भी AP में ही होंगे, है ना, बस साइन का ही तो चेंज हो रहा है। इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP। तो उसी में ही हम देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसमें हर टर्म में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, है ना, यही बनेगा ना। तो इसमें क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। तो एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर AP का हर टर्म किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है देन द रिजल्टिंग AP इज ऑल्सो एन AP। तो जो बनता है बाद में सीक्वेंस वो भी एक क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। समझ में आ गया। और ऐसे ही जब हम उसको डिवाइड करते हैं हर एक टर्म को बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट होना, नॉन जीरो होना चाहिए, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP। समझ में आ गया? आर वी क्लियर? चाहे आप डिवाइड करो, चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप ऐड करो, बट वो जो भी चीज़ आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो वो आपको हर एक टर्म से करनी है और सेम चीज़ करनी है। अगर आप 2 से पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सब टर्म्स को 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पहले को डिवाइड कर रहे हो 2 से तो सबको 2 से डिवाइड करोगे तभी जो सीक्वेंस आएगा वो AP में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। समझ में आ गया? So guys, this was just a demo lecture. I hope you enjoyed the lecture. For viewing the full course, you can log on to our website www.thelaymanway.com and go to the paid courses and enroll for the course. The course has already started from 15th of Feb and we have been uploading lectures since then. और कोर्स में हम MCQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. The students are loving it and you can watch more such demo lectures of previous course on our website as well. And the course is running at 70% discount, so please hurry up and enroll for the course because it is only till 1st of March that this discount is valid. You can view the full course schedule with this link. The link is, all these links are also in the description and we'll refund you your full money if you don't think we added value to your preparation. So we'll be covering quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, linear arrangement, short tricks, comprehension, practice sheets, and so much more. So go, hurry up and enroll for the course. So thank you so much, and if you want to call us or WhatsApp us, you can do on this number 7724886251. So thank you so much. We'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.